नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, अगेन हम आपके लिए न्यू सीरीज़ लेकर लेके आए हैं। ओके, लाइव क्लासेस थोड़े से बिजी शेड्यूल की वजह से शुरू नहीं हो पा रही, मगर आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस में काफ़ी अच्छा कंटेंट हम डेली आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें पीसीएम को हम इंक्लूड करेंगे। ओके, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्लास 11 चैप्टर 1 से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हर टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी एडवांस लेवल में आ रहे हैं। ओके, तो हमारी कोशिश है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। एंड इसमें एक और चीज़ है हमारे पास कि आपको ये पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अब जो पीडीएफ फाइल है वो हम एप्लीकेशन के ऊपर डालते हैं। ओके, तो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कंटेंट है एकदम। तो ये कंटेंट आपको एकदम फ्री में मिलेगा। ओके, तो डायरेक्टली एप्लीकेशन में जाइए एंड वहाँ पे आपको फ्रंट पेज के ऊपर ही पीडीएफ फाइल विजिबल हो जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी हमारे पास चीज़ें आएगी इसको हम एकदम डिटेल में आपके साथ अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो फर्स्टली जो हमारे पास आती है लॉ ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। ओके, तो ग्रेविटेशन का लॉ हमारे पास किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने आपके पास क्या कहा था कि जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है आपके पास, या इसको एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, या आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ टू बॉडीज। ओके, m1 m2 के साथ रिप्रेजेंट, एंड आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी रेडियस के स्क्वायर का। ओके, यहां से हमारे पास एक और टर्म निकल के आती है, वो हमारे पास क्या होती है? आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास जी, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमारे पास यहाँ पे रिमूव होता है। ओके, तो हमारे पास एक ग्रेविटेशन से रिलेटेड वैल्यू हमारे पास बनती है। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट हो गए। देन सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो वो आपके पास मिल्टन ने आपके पास डिस्कवर किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारे पास किसने दी थी? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारे पास वो मैक्सवेल ने हमारे पास दी थी। ओके, देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया होता क्या है? अगर आपने टर्म सुनी है तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपको इनर्शिया के बारे में बताता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है। ओके, इनर्शिया यही रिप्रेजेंट करता है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमें मिलता है। मगर जो प्रिंसिपल है इनर्शिया का वो फर्स्टली आपके पास गैलीलियो ने दिया था। ओके, गैलीलियो ने आपके पास फर्स्टली प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया हमारे पास दिया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यूक्लियर थ्योरी। तो न्यूक्लियर थ्योरी हमारे पास दी थी युकावा ने। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ मॉलिक्यूल। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसने दी थी? जिसमें रमन इफेक्ट आता है। यानी जब आपके पास फोटोन किसी मेटल सरफेस के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एजिक्ट होते हैं। और ये किसने दिया था हमारे पास टर्म? सीबी रमन ने दी थी, जिसके ऊपर जो है साइंस डे भी मनाया जाता है। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साइंस डे इंडिया के अंदर कब मनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सीबी रमन जी के ऊपर ये मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है लॉ ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। तो लॉ ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट हमारे पास दी थी वेन। हमारे पास एक टर्म आती है वेन डिस्प्लेसमेंट। तो वेन ने आपके पास दी थी लॉ ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन हमारे पास आता है एरोप्लेन। तो जो एरोप्लेन है हमारे पास वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? तो वो बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ओके, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉकेट प्रोपलेशन। तो रॉकेट प्रोपलेशन बेसिकली आपके पास जो वर्क करता है वो न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ के ऊपर वर्क करता है। ओके, क्योंकि जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको हम रियल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? रियल लॉ। याद रखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ को हम रियल लॉ भी कहते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ भी कहते हैं। रियल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ है वो फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों लॉज को आपके पास ड्राइव कर सकता है। ओके, यानी लॉ ऑफ मोशन एंड ये सेकंड एंड थर्ड। मगर अगर आपको कभी भी एग्जाम में आए तो हम इसको कहते हैं थ्री। ओके, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समटाइम जो आपके पास थर्ड लॉ है इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, पता नहीं कितनी बार रॉकेट से रिलेटेड आया, तो बेसिकली थर्ड लॉ या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जो आपके पास है वो वर्क करता है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। किसके ऊपर वर्क करता है?
थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ओके, एंड जो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास फोर्सेज होती है बेसिकली 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्स होगी। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। हमारे पास 4 टाइप की फोर्सेज हो गई। जो फर्स्ट हमारे पास फोर्स आती है वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको मैंने अभी ऊपर बताया जी कांस्टेंट, यानी जो फोर्स है आपके पास एफ, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी जो आपके पास मास की टर्म थी, 2 मासेस थे, रेडियस का स्क्वायर था एंड आपके पास कैपिटल जी था। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास ये पूरा फार्मूला लगता है जी के लिए। जी की वैल्यू आपके पास अलग होती है, अभी नीचे हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपके पास टर्म आ गई, मासेस के ऊपर डिपेंड करेगा यानी रेडियस के ऊपर। जितना ज़्यादा रेडियस होगा वैल्यू उतनी कम होती है। तो आप एक बात देखिए कि हमारे पास सन है एंड अर्थ है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये इक्वल लगती है, इक्वल एंड दोनों का एक्शन इक्वल होगा। अर्थ भी लगाएगी एंड सन भी लगाएगा, मगर दोनों यूज कर रहे हैं सो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ से हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। सो यहाँ पे कितनी आपके पास आ गई, तो देखिए आप बेसिकली सन एंड अर्थ के बीच में जो आपके पास डिस्टेंस है वो है 1.5 इंटू 10⁸8 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है आपके पास। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास वो कंजर्वेटिव फोर्स है आपके पास, यानी कंजर्व रहेगी। ओके, ये आपके पास सेंटर फोर्स है। ओके, याद रखिएगा एक सेंटर फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज the order 10⁻22 न्यूटन एंड थ्रू द डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस होता है, ये आपके पास फोर्स का ऑर्डर आ गया 10⁻22 न्यूटन एंड जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो है 1.5 इंटू 10⁸8 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स है हमारे पास। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास होता है, तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है 10⁻−38। जो आपके पास इसमें एक्सचेंजेबल पार्टिकल होगा, जैसे आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे क्या एक्सचेंज होता है आपके पास, ग्रेविटोन। ओके, ग्रेविटोन एक्सचेंज होता है। इसका एक और नाम है आपके पास एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर वर्क करता है। एंड आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है कि यहाँ पे इसके बीच में कोई भी मैटर है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या कहें कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी डिस्टर्ब नहीं करता। इट मीन्स कि आपके पास ये पार्टिकल जो है डायरेक्टली इसको इन्फ्लुएंस करेगा, यानी ये आपके पास पाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। ओके, और आपके पास ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपने जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखे हैं, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपके पास शो करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, 10⁻−13 जो है इसकी आपके पास रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है। इसमें जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल होंगे वो होंगे बीटा डी के हो गए, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, सारे एमिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो आपके पास रिलेटिव मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना होता है 10⁻−12। ओके, एंड ये जो इसमें आपके पास फोर्सेज हैं वो आपके पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ओके, इसमें आपके पास जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल है वो हमारे पास होता है फोटोन। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसको हम शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं, और जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है बेसिकली आपके पास। ओके, ग्रेविटेशन के बराबर तो नहीं है मगर वो काफ़ी लॉन्ग रेंज फोर्स है आपके पास। ओके, एंड वो भी आपके पास सेंटर्ड फोर्स है एंड कंजर्वेटिव फोर्स है आपके पास। नेक्स्ट आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जैसे आपके पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बाइंड रहते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, तो उनके अंदर होती है आपके पास न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इसका जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है उसको हम 1 मानेंगे यहाँ पे। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो इसका आपके पास रिलेटिव मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 11। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड आपके पास होगा वो होगा -2। ओके, -12 नहीं होगा आपके पास। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके पास होती है उसका 10⁻−2 आपके पास होता है। ओके, इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ये। ओके, बाकी आपके पास सही टर्म है यहाँ पे सारी की सारी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 12 जो टर्म हमारे पास आती है वो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, E इज इक्वल टू mc²। ओके, E इज इक्वल टू mc²। और जो आपके पास m मास हो गया, c आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी इन वैक्यूम, ओके, इन स्पेस,
एंड ई आपके पास एनर्जी हो गई। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास मास। तो देखिए कांस्टेंट टर्म है आपके पास। तो आपके पास जो एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, बेसिकली उनमें ये ही आपके पास इक्वेशंस लगती है। ओके, आपके पास न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये तो अनदर टर्म हमारे पास होगी। मगर जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है, उसके बीच में आपके पास जो ई है इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, यही टर्म वहाँ पे यूज होती है। प्रिंसिपल किस में चलता है? ये अटोमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब में आपके पास यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रॉकेट प्रोपलेशन। ओके, जो अभी पीछे हमने देखा कि न्यूटन का सेकंड एंड थर्ड लॉ लगता है, और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे लगेगा, जो कि रो इज इक्वल टू एम बी आपके पास आएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। ओके, रिकॉइल ऑफ गन हो गया, जैसे हम फायर करते हैं तो गन पीछे भी आती है, तो वो भी आपके पास टर्म को रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो सारी की सारी टर्म हमारे पास इसमें यूज होती है। रॉकेट इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल हम कह सकते हैं एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, तो देखिए मोमेंटम की बात हो रही है तो लीनियर मोमेंटम तो इसमें होगा। ओके, देन एंगुलर मोमेंटम यानी एंगल लगेगा, तो एंगल होता है आपके पास किसी भी सिस्टम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आपके पास एल के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और आपके पास क्या होगा? ये रो, यानी आपके पास लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सिस्टम और द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, यानी कोई भी आपके पास एक्सिस है उससे कितना डिस्टेंस है आपके पास वहाँ पे। एक तो उसका लीनियर मोमेंटम हो गया, कितना उसका मास है, कितनी उसकी वेलोसिटी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा उसका सेंटर से, यानी एक्सिस से जिसके चारों तरफ वो आपके पास मूव कर रहा है। ओके, एंड जो आपके पास द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व, जो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास कंजर्व रहता है। ओके, एंड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है यहाँ पे, वो आती है हमारे पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो हमने पीछे देखा था। G की वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास 17 है, तो ये आपके पास बेसिकली ग्रेविटेशनल से रिलेटेड टर्म हो गई। देन ये हमारे पास कूलम लॉ से रिलेटेड टर्म है। F इज इक्वल टू बेसिकली जो आपके पास ये टर्म है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, 1/4πε0। ओके, एंड Q1 चार्ज हो गया, Q2 सेकंड चार्ज हो गया, R आपके पास डिस्टेंस हो गया। सेम फॉर्मूले हैं दोनों, अगर आप देखोगे तो उनके यूनिट्स भी सेम है, और वैल्यू डिफरेंट है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और काफ़ी यूज़ होती है आपके पास, तो इसको याद रखिएगा। एंड यहाँ पे ओके, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी, ये आपके पास अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, कंजर्वेटिव भी है। ओके, एंड ये आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, क्योंकि उसी का एक्सप्रेशन 10⁻36 टाइम जो है स्ट्रांग होती है आपके पास, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। मैंने पहले ही कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आपके पास होती है, 10⁻36 टाइम्स जो आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास होती है। ओके, एंड इसमें एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन थे आपके पास, जिनकी स्पीड आपके पास लाइट के बराबर होती है, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपके पास इसकी वैल्यू थी। इसके बाद हम चलेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। ओके, तो आप हमारी ऐप से इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज भी रन हो रहे हैं। एक हमारे पास जो कोर्सेज चला है जिसमें हम टेस्ट सीरीज़ अपलोड करते हैं, यानी 1 वीक में 3 टेस्ट सीरीज़ अपलोड होगी, तो आपको टेस्ट से पहले आप 12 टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, तो ये भी आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम इसका प्राइस है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे चली है वो 4 टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। ओके, इसका रेट हाफ आपके पास होगा। देन नेक्स्ट आपके पास, अगर आप किसी मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड हो, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गई, आपके पास बायो होगी, उनके सेपरेट नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड हमारा लाइव कोर्स भी वर्क कर रहा है, तो लाइव कोर्स में हमारे पास जो भी कंटेंट है, डेली क्लासेस होती है, आज थर्ड डे था उसका। ओके, तो उसके लिए जो भी आपके पास सिस्टम है, यानी वो रिकॉर्ड भी हो जाती है और पूरे के पूरे क्लासेस को उसमें अटेंड करवाया जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की तरफ। तो जो भी लिंक्स हैं वो सारे लिंक, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे फ्री कंटेंट भी है, आप फ्री कंटेंट ले सकते हैं। हमारी जो एक टेस्ट लाइव टेस्ट हुआ था, अब अगेन हमारा एक लाइव टेस्ट होगा 10th को। ओके, 10th को हमारा एक और लाइव टेस्ट होगा, ये संडे को उसको कर देंगे, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो।
ओके। नेक्स्ट जो टर्म आते हैं वो आते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर है ये। ओके, सो वन मोल इज, तो वन मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है जिसकी क्या वैल्यू आपके पास होती है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स यानी देखिए वन मोल एटम है, वन मोल मॉलिक्यूल्स हैं, वन मोल एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं मगर इनकी वैल्यू सिंगल होती है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या 6.02 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्स। बेसिकली एटम एंड एलिमेंट्स एक ही चीज़ होगी आपके पास। ओके, अभी इससे रिलेटेड टर्म्स हमारे पास आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं हमारे पास, जैसे एरिया हो गया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपके पास हो गया तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, डेंसिटी आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी केजी मीटर इनवर्स क्यूब आपके पास हो गया, वेलोसिटी आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, फोर्स आपके पास होती है मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। ये क्वेश्चन भी आपके पास आ चुका है कि न्यूटन का कौन सा लॉ जो है आपके पास कंसेप्ट देता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बीच में। ओके, तो वो आपके पास देता है न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, यूनिट्स आपके पास हो गए केजी एंड आपके पास एक्सेलरेशन के हो गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास, इसको आप न्यूटन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के आपके पास हो गए केजी मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स एंड एरिया के मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से आपके पास इसके यूनिट बन जाएंगे। ओके, देन जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या होती है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली कितने नंबर्स की फिगर, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो जितनी भी यहाँ पे टर्म है वो डिफरेंट रूल्स को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्टली ऑल नॉन जीरो डिजिट जो है आपके पास क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 है, ऑल आर नॉन जीरो, तो ये आपके पास क्या है बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, बिकॉज सारे क्या है आपके पास नॉन जीरो डिजिट हैं। ओके, देन सेकंड आपके पास रूल आता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू दी है एंड उसके जो लेफ्ट साइड है वो नॉन जीरो डिजिट है और उससे पहले को जीरो डिजिट है एंड उसके पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं, जैसे मान लीजिए 1 है 0001, इट मीन लेफ्ट साइड भी नॉन जीरो है राइट साइड भी नॉन जीरो, मगर अगर मैं यहाँ से 1 को मूव कर दूँ इट मीन कि अब इसके लेफ्ट साइड कोई भी आपके पास जीरो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट आपके पास हो जाएंगे, यानी जो नॉन जीरो होगा उन्हीं को कैलकुलेट करेंगे, बाकियों को इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये 3 यहाँ से काउंट नहीं होगा, आपके पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नॉन जीरो है तो ये 3 हो गया। देन हमारे पास एक और टर्म आती है अगर राइट साइड प्रेजेंट होंगे, तो देखिए राइट साइड के लिए भी हमारे पास एक यहाँ पे रूल आता है कि अगर हमारे पास जैसे नॉर्मल है 500, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास राइट साइड है वो भी जीरोज़ हैं तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मगर अगर मैं यहाँ पे 5.00 लिख दूँ तो अगर पॉइंट के आगे आपके पास प्रेजेंट है सो वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, अगर पॉइंट से आगे प्रेजेंट है तो वो आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, अगर पॉइंट नहीं है तो वो आपके पास नहीं होंगे। जैसे आपके पास 500.4 है तो इसमें तो चलिए नॉन जीरो डिजिट आ गया तो आपके पास 4 हो गए। तो यहाँ पे 5 रूल्स जो भी इसके लिए प्रेजेंट होते हैं वो हमने स्टडी कर लिए। ओके, एकदम सिंपल कंसेप्ट था। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास प्रेजेंट है, अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इजी से अंडरस्टैंड कीजिएगा, हर टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आपके पास गिवन है तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सो उसमें क्या होगा 1 एवोगैड्रो ही उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे। ओके, अगर आपके पास 1 मोल सोडियम आयन है इट मीन उसमें आपके पास 1 मोल ही सोडियम आयन्स प्रेजेंट हो गए, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, ये वैल्यू उतनी ही रहेगी, उसके साथ उतनी ही वैल्यू लगेगी। ओके, इट मीन ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आपके पास मान लीजिए मॉलिक्यूल है H2O है आपके पास, कितना 1 मोल H2O है, तो इसके अंदर क्या होगा कि 6.02 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स में होंगे। अगर 1 मोल H2 है आपके पास, ओके, अगर O2 है आपके पास 1 मोल तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 आपके पास प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस एंड फॉर्मूलेज आते हैं। तो 1 मोल ऑफ एटम आपके पास इक्वल होता है मास ऑफ एलिमेंट एंड
एटॉमिक मास, यानी एक मोल में आपके पास कितना मास है। जैसे H2O ले लूँ तो मुझे अगर ऑक्सीजन का निकालना है कि आपके पास क्या है 1 मोल H2O है, तो हमें पता करना है कि इसमें कितने मोल जो है आपके पास या कितने मोल ऑफ एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। तो कैसे निकालेंगे कि आपके पास जो यहाँ पे गिवन मास है वो कितना है, यानी इसका ओरिजिनल मास कितना है। ओके, मास ऑफ द एलिमेंट कि एलिमेंट का मास कितना है एंड उसका एटॉमिक मास कितना है। ओके, यानी ओवरऑल का निकालेंगे, देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास आ गया मास ऑफ 1 एटम, तो आपके पास क्या होगा, ये एटॉमिक मास अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे हमने एटम निकाले थे, यहाँ पे हमने क्या निकाला, मास निकाला। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, इसके लिए यूनिट बनते हैं मोल पर लीटर, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होती है, क्योंकि देखिए सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपके पास, बाहर निकल जाएंगे। इट मीन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। इट मीन ये आपके पास टेम्परेचर के साथ इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज करती है। अगर सॉल्यूशन कम होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चलेगी, मोलैरिटी भी आपके पास इंक्रीज करती चलेगी। ओके, यानी ये आपके पास वेरी होती रहती है। ओके, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टर्म आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व वेट ऑफ द सोल्यूशन। ओके, यानी 1 kg ऑफ द सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, यानी तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मास कंसीडर करते हैं। जब हम मास कंसीडर करते हैं तो मास का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, जो भी टेम्परेचर है उसके ऊपर या टेम्परेचर का इफेक्ट मास के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। तो मोल केजी इनवर्स इसके यूनिट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉर्मलिटी। ओके, तो नॉर्मलिटी क्या होता है आपके पास, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स आपके पास वैल्यू, यानी 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट हमने डाला है। आपके पास नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो। अगर आपको नॉर्मलिटी दी है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। एंड आपके पास इक्विवेलेंट होता क्या है, देखिए एक टर्म यूज़ की ग्राम इक्विवेलेंट, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है कितनी एसिडिटी है या कितनी बेसिसिटी है आपके पास। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं कि मास ऑफ द सोल्यूट एंड उसका इक्विवेलेंट मास कितना है। ओके, यानी कितने नंबर ऑफ, नॉर्मल टर्म में कहूँ तो कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन उसमें है। अगर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जैसे आपके पास H2SO4 आएगा, तो इसके जो आपके पास इक्विवेलेंट, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2 आपके पास होंगे। ओके, तो 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए, वो आपके पास इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ओके, क्या जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट मास। ये आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हो गया, इक्विवेलेंट मास के लिए आपके पास हो गया जितना भी उसका एटॉमिक मास है। और एसिडिटी बेसिसिटी आपके पास रिप्रेजेंट करती है कि कितने वो H पॉजिटिव देगा या कितने वो आपके पास OH नेगेटिव देगा। ओके, सिंपल सी टर्म है आपके पास। देन नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इनके बीच में रिलेशन। तो मोलैरिटी आपके पास, सॉरी नॉर्मलिटी आपके पास होती है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, यानी आपके पास जो नॉर्मलिटी है वो बेसिकली स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो नॉर्मलिटी बेसिकली आपके पास स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो नॉर्मलिटी बेसिकली हो गया मोलैरिटी कितनी है एंड आपके पास उसका इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास, यानी कितने ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। ओके, देन आपके पास नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी की एक इक्वेशंस आती है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मोलैरिटी की इक्वेशन आती है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी अगर आपको कोई 3 टर्म्स दी गई होगी आप फोर्थ को निकाल सकते हैं। ओके, यानी कोई भी 3 वैल्यूज दी गई आप फोर्थ को निकाल सकते हैं। डायरेक्टली इससे रिलेटेड MCQ बन सकते हैं। तो हर एक टर्म में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन छिपा हुआ है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आज आपके साथ यहाँ पे स्टडी की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डेली हम इसी तरह से आपके लिए शाम के टाइम एक वीडियो लेकर आएंगे। ओके, बाकी जो भी फ्री डाटा है वो आपको यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल, आप अच्छे से उसको पढ़िए। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।